मैं नितेश कुमार। आज हम संगम संस्कृति के दौर के साहित्य पर चर्चा करेंगे। सुदूर दक्षिण भारत की प्रथम साहित्यिक संस्कृति संगम संस्कृति को ही कहते हैं। आइए हम पहले देख ले सुदूर दक्षिण भारत में कई संस्कृतियों का उभरना। प्रागैतिहासिक संस्कृति का शुरुआत में उभरना हुआ, उसके बाद मेगालिथिक संस्कृति का उभरना हुआ, उसके बाद संगम संस्कृति का उभरना हुआ। प्रागैतिहासिक और मेगालिथिक संस्कृति जो पुरातात्विक संस्कृति थी और संगम संस्कृति ही इस दक्षिण भारत की पहली साहित्यिक संस्कृति थी। जिस प्रकार उत्तर भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि उत्तर भारत की प्रथम साहित्यिक संस्कृति वेद मानी गई है, उसी प्रकार दक्षिण भारत की प्रथम साहित्यिक संस्कृति को संगम संस्कृति भी कहा जाता है। संगम साहित्य मूलतः मौखिक साहित्य है। वैदिक साहित्य भी मौखिक साहित्य ही रहे। जिस प्रकार वैदिक साहित्य की रचना वैदिक आर्यों ने की, उसी प्रकार संगम साहित्य की रचना दक्षिण भारत के कवियों ने की। वैदिक साहित्य की रचना के समय आर्य लिखना नहीं जानते थे, उसी प्रकार संगम साहित्य की रचना के समय दक्षिण भारतीय लिखना नहीं जानते थे। जिस प्रकार वैदिक साहित्य के आधार पर हम वैदिक संस्कृति को जानते हैं, उसी प्रकार संगम साहित्य के आधार पर हम संगम संस्कृति को जानते हैं। संगम साहित्य जो है प्रथम साहित्यिक संस्कृति है, तो इसमें कौन कौन से साहित्य आते हैं? अगर हम संगम साहित्य पर गौर करें तो हम देखते हैं कि सुदूर दक्षिण भारत में 3 बार कवियों का महासम्मेलन हुआ था। पहली बार यह महासम्मेलन को ही संगम कहा जाता है, तनमदुरई जगह पे हुआ। इसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने की। जब तनमदुरई नष्ट हो गया, तब दूसरी बार इस महासम्मेलन इस संगम का आयोजन कप्तापुरम में हुआ। इसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने के शिष्य तोल कप्पियार ने की। जब कप्तापुरम नष्ट हो गया, तो तीसरी बार संगम का आयोजन मदुरई में हुआ और इसकी अध्यक्षता इडैयार अगरपोरुल ने की। इन्हें ही नक्कीनार भी कहा जाता है। इस प्रकार हम 3 संगमों का आयोजन देखते हैं। अगर हम मिथिकीय कॉन्सेप्ट में जाएं, तो इस साहित्य के बारे में कहा गया है कि तीनों संगम 9,990 वर्षों तक चलता रहा। इसमें कुल 8,598 कवियों ने भाग लिया। इसे कुल 197 पांड राजाओं ने संरक्षण दिया। जब तक संगम चलता रहा, प्रतिभाएं सामने आती रहीं, कवियों के द्वारा काव्य रचे गए और सबका सम्मिलित रूप ही संगम साहित्य कहलाया। इन सब से परे हटते हुए, यानी 9,990 वर्षों तक चला, 8,500 कवियों ने भाग लिया, 197 से अधिक राजाओं ने इसको संरक्षण प्रदान किया, तो इन सब से परे हटते हुए अगर हम कोई निष्कर्ष निकाले तो हम यही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दक्षिण भारतीयों की अपनी प्रारंभिक साहित्य को संगम साहित्य कहलाया। संगम साहित्य की रचना संगम काल में हुई। संगम साहित्य की रचना प्राचीन तमिल भाषा में हुई। संगम साहित्य की लिपि का प्रश्न इररेलेवेंट है, चूंकि संगम वाले लिखना नहीं जानते थे। संगम साहित्य की रचना सुदूर दक्षिण भारत के कवियों ने की। संगम साहित्य की रचना तीन संगमों के अवसर पर हुई। 3 संगमों का आयोजन, पहला संगम का आयोजन तनमुदरई, जिसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने। दूसरे संगम का आयोजन कप्तापुरम में, जिसकी अध्यक्षता तोल कप्पियार ने। और तृतीय संगम की अध्यक्षता मदुरई में हुई, जिसकी अध्यक्षता इडैयार अगरपोरुल ने की। तीनों संगमों की देन अगर साहित्य की बात करें तो हम प्रथम संगम की देन अकत्यम परिपडाल को देख सकते हैं, द्वितीय संगम की देन के रूप में तोल कप्पियम को देख सकते हैं, और तृतीय संगम की देन के रूप में हम एटुटुगाई पटापटु पेरेंदिला किलक नक्को को देख सकते हैं। संगम संस्कृति के बारे में जानने के लिए उपलब्ध साहित्य पर अगर हम बात करें तो पहले साहित्य जो महत्वपूर्ण साहित्य है उसका नाम है अकत्यम। हालांकि यह अभी पुस्तकीय रूप में उपलब्ध नहीं है, यह दक्षिण भारत के लोगों की परंपरा में आज भी सुरक्षित है। अकत्यम संगम साहित्य है। इसकी भी भाषा प्राचीन तमिल है। प्रथम संगम की यह देन है। इसकी विषय वस्तु व्याकरण है। इसकी महत्ता यही है कि यह दक्षिण भारत की पहली साहित्य है। दूसरे पुस्तक की बात करें तो तोल कप्पियम।
तोलकप्पियम की भाषा भी प्राचीन है। इसकी रचयिता तोलकप्पियार हैं। विषय वस्तु इसकी व्याकरण है। यह द्वितीय संगम की देन है। यह साहित्य अभी उपलब्ध है, यानी संगम साहित्य में पहली उपलब्ध अगर साहित्य कोई है तो वो है तोलकप्पियम। याद रखिएगा, इसके विषय वस्तु क्या है? व्याकरण। उपलब्ध साहित्य में दक्षिण भारत के समाज, संस्कृति, रहन सहन को सबसे बेहतर ढंग से इससे जाना या समझा जा सकता है। तृतीय साहित्य का नाम है एटुटुगाई। साहित्य का नाम है प्राचीन तमिल भाषा में रचित, इसमें 8 काव्यों का संग्रह है। तृतीय संगम की देन है। इसमें कुल 2400 गीत हैं, जिन्हें 8 काव्यों में संग्रह में रखा गया है। इसके रचयिता में पुरुष कवि भी हैं और महिला कवि भी हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महिलाएं भी उस समय काव्यों की रचना करती थी। इस पुस्तक के मुख्य विषय अगर बात करें तो लव एंड वार है। लव जिसे इंटरनल फीलिंग बताया गया है और वार जिसे एक्सटर्नल फीलिंग बताया गया है। प्रत्येक मनुष्य अपनी भीतरी अनुभूति से प्रेम करता है तथा बाहर की अभिव्यक्ति से युद्ध करता है। ऐसे विषय को केंद्र में रखकर कवियों ने जो काव्य रचना की, वे दक्षिण भारत की संस्कृति को सामने लाने में समर्थ रही। संगम संस्कृति को जानने में सबसे अधिक इस साहित्य का इस्तेमाल होता है तो वो है एटुटुगाई, 8 काव्यों का संग्रह। नेक्स्ट साहित्य के रूप में हम पटापटु को देखते हैं। यह भी तृतीय संगम की देन है। भाषा इसकी भी तमिल ही। यह भी दक्षिण भारत के कवियों की रचना है। इसमें 10 ग्रामीणों के गीतों का संग्रह है। इन 10 ग्रामीणों के गीतों के संग्रह में हम पचिनपलई और मधुरै कन्नाजी को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रख सकते हैं। इसके भी विषय लव एंड वार ही। इस दौर के 2 राजवंश, दक्षिण भारत में 3 राजवंशों को मुख्य रूप से देखते हैं, चोल, चेर और पांड। जहां चोल की संबद्धता तमिलनाडु से है, पांड की संबद्धता भी तमिलनाडु से है, वहीं चेर की संबद्धता वर्तमान के केरल से रही। इस दौर के 3 राजवंशों में 2 राजवंश चोल और पांड के इतिहास बनाने में हम पटापटु से काफी योगदान लेते हैं। तृतीय साहित्य के रूप में हम तिरुकुरल को देख सकते हैं। बेसिकली तिरुकुरल पेरेंदिलक किलक नक्कू, जो 18 उपदेशात्मक गीतों वाला बुक है, पेरेंदिलक किलक नक्कू। इसमें 18 उपदेशात्मक गीतों में सबसे अधिक विख्यात अगर कुछ है तो वो तिरुकुरल ही है। तिरुवल्लवा की रचना है। इसे ही तमिल का बाइबल भी कहा जाता है। इसे ही 5वां वेद भी कहा जाता है। आखिर इस साहित्य में है क्या? इस साहित्य में उपदेश है, इस साहित्य में नीति है, इस साहित्य में समाज, धर्म, संस्कृति और सार्वभौमिकता की बातें। दक्षिण भारत के लोगों के जुबान पर यह साहित्य स्रोत के रूप में तिरुकुराल का काफी इस्तेमाल होता है। इसी में लिखा गया है कि अपनी कमाई से खाया गया मार भात राजकीय भोज से अच्छा है। यदि कृषक रोता है तो उस राज का विनष्ट हो जाना तय है। यह तिरुकुरल में लिखा गया एक कथन है। तिरु मने होता है श्री। इस प्रकार हम देखें अकत्यम, तोलकप्पियम, एटुटुगाई, पटापटु, तिरुकुरल विशुद्ध संगम साहित्य है। इन साहित्यों के विषय वस्तु में हम राजा के विवरण को अधिक नहीं देखते। इन साहित्यों के आधार पे हम संगम दौर के पॉलिटिकल हिस्ट्री को पूर्ण रूपेण निर्माण नहीं कर सकते। आखिर इन साहित्य के केंद्र में क्या है? इन साहित्य के केंद्र में आम मनुष्य है, आम मनुष्य की गतिविधियां हैं, मेहनत करता हुआ किसान है, व्यापारी है, शिल्पी है, समाज, धर्म, रहन सहन, आदत, मूल्यों की चर्चा है। ऐसे साहित्य के आधार पर हम संगम संस्कृति की रचना करते हैं। इस साहित्य की अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि संस्कृति का नाम ही संगम कल्चर जिसे कहते हैं, संगम साहित्य के आधार पर है। संगम साहित्य की जानकारी देने के लिए सुदूर दक्षिण भारत की और भी संस्कृतियां रही। विशुद्ध संगम साहित्य संस्कृति से अलग, संगम साहित्यों से अलग
जिसकी रचना संगम काल के बाद हुई है। ऐसे साहित्य हैं जो संगम काल में जैसे महाकाव्य कहा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण है शिल्पाधिकारम, मणिमेखला और जीवक चिंतामणि। शिल्पाधिकारम जिसे इलंगो अडियोल ने रचा है, यह भी प्राचीन तमिल में ही लिखा गया है। दूसरा बुक मणिमेखला है जिसे कवि सतनार ने रचा, और तीसरा जीवक चिंतामणि जिसे तिरुदेवर ने रचा है। तिरुदेवर ने इसकी रचना की। ये तीनों महाकाव्य है, प्राचीन तमिल में रची गई है। इनसे हमें तमिलनाडु के वर्तमान तमिलनाडु के, केरल के यानी सुदूर दक्षिण भारत के संस्कृतियों की, वहां के रहन सहन लोगों के बारे में जानकारी मिल जाती है। जिस प्रकार प्राचीन यूनानी भाषा के महाकाव्य को होमर कहा जाता है, उसी प्रकार तमिल के महाकाव्यों को हम मणिमेखला, शिल्पाधिकारम, जीवक चिंतामणि कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संगम साहित्य की जानकारी, लोगों के रहन सहन की जानकारी, लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियों की जानकारी हमें संगम काल के कवियों के द्वारा रचे गए साहित्य से मिल जाती है। इस प्रकार आज हम संगम साहित्य के बारे में जाना। धन्यवाद।